स्वागत है साथियों, मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने उल्लेखित कर रखी है विशेषण पार्ट 4 यानी सीरीज के क्रम में ये चौथा है। 1, 2, 3 आप इन्हें फ्री होकर देखें, फ्री माइंड से देखें तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो क्रमबद्ध तरीका आपको मिलता रहेगा। और मैं आपको ये आपसे वादा ही हमने किया है कि आपको बहुत ही ज़्यादा देने का प्रयास हमारा है, आपको वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ पहुँचने के बाद फिर आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ये कोशिश करें कि हर पार्ट को एक बेहतर ढंग से और पूरा देखने का प्रयास करें, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अब ज़रा ध्यान दें कि 3 तो विशेषण के जो 4 प्रकार हमने आपको बताए हुए थे, उसमें से हम लोगों ने 3 का तो अध्ययन कर लिया है। एक जो 5वां प्रकार है उस पर भी चर्चा होगी, और इसमें इन चारों में से एक तीसरा है, चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पहली बात तो हम लोग यही जान लें कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे। इसमें आप नाम से ही देखो, इसका हेडिंग थोड़ा सा ध्यान से अगर देखा जाए, पढ़ा जाए, तो ये पता ही चल जाता है कि इसमें एक सर्वनाम छुपा हुआ है कि नहीं। तो बस परिभाषा तैयार है हम लोगों की। जब कोई सर्वनाम किसी की विशेषता बताएगा तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, बस काम खत्म है। जब कोई सर्वनाम विशेषता बताए, देखिए हमने यहाँ इसको इसी तरीके से बता दिया, सर्वनाम विशेषता बताए तो क्या कहलाएगा, वो फिर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। नो डाउट, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। और अब हम इसको पार्ट वाइज आपको एक अलग तरीका बता ही दें, ध्यान दीजिएगा। इसमें इसके 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं, या 4 पार्टों में हम इसको बांट दे रहे हैं। पहला है संकेतवाचक, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। दूसरा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा है अनिश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण। और एक लास्ट है, वो लास्ट मैं यहाँ अंकित कर दे रहा हूँ, संबंधवाचक, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जो अब तक की आपकी तैयारी रही है, आज मैंने उस प्रारूप को थोड़ा सा बल दे दिया है। अगर आपने कहीं विशेषण लिखा होगा तो मैं आपको मजबूर कर दूंगा अपने नोटबुक में कलम चलाने के लिए, ये पक्की बात है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ज़रूर नया दूंगा। और मैं इसलिए तैयार हूँ क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के बाद, अपनी संस्थान के साथ जुड़ने के बाद आपका कभी नुकसान ना हो। और मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने नोटबुक पर ये काम करें। अब संकेत वाचक जो लिखा है सार्वनामिक विशेषण, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और जो सबके उदाहरण हैं वो सब कुल मिला जुला करके सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं हम लोगों को। अब ध्यान दें, संकेतवाचक में क्या आएगा, जैसे हमने लिखा यह, वह, इसका, मुझसा। आप जरा बताना, ये जो मैंने उल्लेखित किया हुआ है, जो लिखा हुआ है, ये सब सर्वनाम है कि नहीं है? है ना, सब सर्वनाम है। अब जरा ध्यान देना, अगर हम लिख दें ये सब और हम लिख दें वे सब, ये सब सर्वनाम की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और अगर ये सर्वनाम किसी की विशेषता बताएंगे, ये हमने आपको सर्वनाम पढ़ाते ही समय ये बात क्लियर करके दिया ही था कि जब हमने लिखा था निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हमने कहा था संकेतवाचक सर्वनाम, कहा था कि नहीं कहा था? अगर वो बात आपको याद आ रही है
तो यही देख लीजिए संकेतवाचक सर्वनाम, और आज से ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जब भी कभी आपका एग्जामिनर आपसे संकेतवाचक विशेषण पूछेगा तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप ये कभी ना सोचिएगा कि वो गलत क्वेश्चन कर रहा है, वो आपके मस्तिष्क की परीक्षा ले रहा है। संकेतवाचक विशेषण इसी को तो कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम हमने लिखा हुआ है ना। तो जब संकेतवाचक सर्वनाम हो सकता है, एकदम बहुत ही आसान वे पे समझिए। इन्होंने कहा है कि सार्वनामिक विशेषण, यानी ये सर्वनाम भी हैं और साथ साथ क्या है, ये विशेषण भी हैं। और हमने आपको दोनों में अंतर करके दिखाया था, बहरहाल अभी मैं फिर से बता ही देता हूँ उस चीज़ को। यह वह, इसका, मुझसा, ये सब क्या है, सर्वनाम है। देखना, यह घड़ी, वह लड़की, इसका घर, मुझसा लड़का, ये सब बच्चे, वे सब बच्चियां। हो गया ना, विशेषण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, क्योंकि अब ये सारे के सारे लोग संज्ञा हैं, और संज्ञा हमेशा विशेष से होते हैं, ये बात हमने आपको बताया हुआ है। ये सब संज्ञाएं हैं और ये सब विशेष से होते हैं, और इनका ये सब क्या बता रहे हैं, विशेषता। अतः ये सब क्या कहलाएंगे, विशेषण। परंतु विशेषण के 4 प्रकार हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो ये तो हैं सर्वनाम, और ये आज काम कर रहे हैं विशेषण का, तो इसलिए हम लोग इन्हें कहाँ लाए, सार्वनामिक विशेषण में। ये निश्चयवाचक सर्वनाम से निकल करके आए हैं, उन्हें हम लोगों ने संकेतवाचक सर्वनाम बोला था, इसलिए हम लोग इन्हें सांकेतिक विशेषण कह सकते हैं, है ना। मजेदार टॉपिक। हमने कहा था अलग अलग विशेषणों का जन्म होगा। आज का ये जो सीरीज है आपको कुछ अलग करके देने ही वाला है, तो एक विशेषण का अलग जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब जरा ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं प्रश्नवाचक विशेषण की, ठीक उसके पहले आपका जो डाउट है मैं क्लियर ही कर दूं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये सर्वनाम और विशेषण में अंतर क्या है, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर जहां आप नहीं कर पा रहे हैं, ये बात आप बहुत ही आसान है। विशेषण में अंतर, इस बात को समझ लें आप जरा। अगर अंतर की बात कभी भी आएगी सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में, तो ध्यान देना, जैसे लिखा गया वह घर, वह घर हमारा है, इस तरीके से। इसके बाद लिखा जाए वह हमारा घर है। पहली बात, ये दोनों जगह वह सर्वनाम है, क्लियर, यह दोनों जगह वह सर्वनाम है। परंतु अगर कभी ये पूछा जाए इसमें से विशेषण कौन है, तो ध्यान देना, जिसके तुरंत बाद संज्ञा बैठी होगी उसी को हम लोग सार्वनामिक विशेषण में ले आएंगे। स्पष्ट होगी बात ना। इतना ही तो करना था और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जरा ध्यान दो, जैसे लिखा जाए मेरा घर, तो इसके तुरंत बाद संज्ञा है कि नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर लिखा जाए घर मेरा है, अब देखो घर मेरा है, तो अब यहाँ स्पष्ट है कि इसके बाद आ रहा है वो, और वो उसकी विशेषता नहीं बता रहा है। और जब वो विशेषता नहीं बताएगा तो आप उसे सार्वनामिक विशेषण में नहीं लाओगे। जैसे यहाँ हमने उदाहरण दिया, अभी लिखा जाए वह हमारा, वह हमारा, वह हमारी साइकिल है, वह हमारी साइकिल है। और दोबारा लिखिए आप, वह साइकिल हमारी है, वह साइकिल हमारी है। बस करना क्या है, समझ जाइए। मैंने कहा दोनों जगह वह सर्वनाम है, पहली बात तो इसे सर्वनाम मान लो। लेकिन अब हम आपसे विशेषण पूछ रहे हैं कि इन दोनों में विशेषण कौन सा है, तो आप सोचोगे अरे ये तो सर्वनाम थे, फिर इनमें विशेषण कैसे बताएं? बहुत ही आसान है, देख लेना। जिसके तुरंत बाद क्या बैठी हो संज्ञा, उसे विशेषण बता देना, उसे सार्वनामिक विशेषण बता देना। और अगर उसमें यह वह इन तरीके का उदाहरण मिला है तो उसे संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण में रखेंगे। हम इसके पार्ट पढ़ रहे हैं, क्लियर है बात ना। तो अब ये डाउट आपका क्लियर हमने कर दिया है कि आप कैसे जान पाएंगे, जब इनके ठीक बाद संज्ञा होगी तो आप इन्हें संकेतवाचक विशेषण कह लीजिएगा या सार्वनामिक विशेषण कहिएगा। अब जरा ध्यान दें, प्रश्नवाचक में जैसे कौन,
कौन सा लड़का, देखिए कौन सा लड़का क्या मिठाई है, ऐसे क्या मिठाई है, किसका घर, किसका घर, है ना। यहाँ बात ये होनी थी कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द किसी की विशेषता बताएगा, प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं ना, और जब ये किसी की विशेषता बता रहे हैं तो हम लोग इन्हें प्रश्नवाचक विशेषण बोलेंगे ना, यही इतना काम करना है। इसलिए हम लोग इन्हें प्रश्नवाचक विशेषण बोल रहे हैं। और प्रश्नवाचक विशेषण किस में आते हैं, सार्वनामिक में। तो एक और विशेषण का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, एक हम लोगों ने संकेतवाचक विशेषण देखा, और अब हम लोगों ने क्या देख लिया कि प्रश्नवाचक विशेषण। सच पूछो तो ये सब विशेषण के प्रकार नहीं हैं, ये सब विशेषण के प्रकार नहीं है। एग्जामिनर स्वतंत्र होता है, वो आपके मस्तिष्क की परीक्षा किसी भी एंगल से ले सकता है। अतः हो सकता है वो संकेतवाचक प्रश्नवाचक विशेषण ऐसा करके पूछ ले तो आपके पास ये वैकल्पिक व्यवस्था होगी और आप उससे समझ जाइएगा कि हाँ वाकई में ये प्रश्नवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्लियर है ना। जैसे मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि कौन कैसा विशेषण है। अब आप सोचोगे सर ये तो सर्वनाम है, लेकिन हमारा प्रश्न आपसे देखना कैसा है, कौन कैसा विशेषण ये पूछा हमने ना फिर आपसे, तो अब आपको विशेषण बताना ही बताना है। और जब आप विशेषण बताओगे तो ध्यान देना ये सर्वनाम है, अतः ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। किसमें जाएगा, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। इस बात को आप भली भांति दिमाग में सेट कर लें कि जितने भी सर्वनाम हैं अगर वो किसी की विशेषता बता रहे हैं तो आप उसे सार्वनामिक विशेषण ही बोलोगे, अन्यथा की दशा में आप उन्हें और कुछ नहीं कह सकते, ये बात मान के चलना। ये मैं सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ये पार्ट आपको समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसके बाहर जाऊँगा। ये सारी चीज़ें, ये समस्त उदाहरण पुनः इसी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे, अतः हमें वहीं बने रहना है। क्लियर है बात ना। अब ध्यान दें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा, जैसे कुछ आदमी, जो कभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम था वही आज देखना अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बनके तैयार है आपके सामने, कोई डाउट नहीं। कुछ आदमी, कोई व्यक्ति, ये बात ध्यान देना। अगर हम इसे सर्वनाम में पूछते तो हम लोग इसे क्या बताते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वहां हमने आपको कहा था कि अगर इनके ठीक बात क्या बैठ जाएगी, संज्ञा। उस वीडियो को आप देखिए, इसलिए मैंने कहा कि आप क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों को हमें बार बार कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप पीछे जाएं, बैक जाएं और विशेषण के अन्य वीडियोज को देखें, सर्वनाम का देखें, तो आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी बात। हमने वहाँ बस इतना बताया था कि अगर इनके तुरंत बाद संज्ञा है तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, और अगर इनके तुरंत बाद संज्ञा नहीं है, जैसे कोई खड़ा है, कोई के बाद संज्ञा नहीं है, कोई दरवाजे पर आया है, कोई के बाद संज्ञा नहीं है, तो अगर कोई कर्ता का काम कर रहा है, किसी वाक्य में कर्ता की भूमिका अदा कर रहा है, तो वह फिर सर्वनाम कहलाएगा, और अन्यथा वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे आप यहाँ ध्यान दे लीजिए, लिखा गया कोई दरवाजे पर खड़ा है। बताना कोई दरवाजे पर खड़ा है, आप कहोगे कौन खड़ा है, तो हमने वहाँ पूरा लिखाया हुआ है कि कौन खड़ा है का उत्तर यदि कोई और कुछ होगा तो वह फिर सर्वनाम कहलाएंगे, और अगर ये उसका उत्तर नहीं मिले तो फिर वो विशेषण कहलाएंगे। जैसे देखना, अब इसी वाक्य को हम बढ़ाई दें, कुछ आदमी बैठे हैं। क्या बैठे हैं, कुछ आदमी बैठे हैं। आप कहिए कौन बैठा है, तो आपका उत्तर आएगा आदमी, आएगा कि नहीं आएगा। और अब वो कुछ उत्तर के रूप में नहीं प्राप्त हो रहा है, अतः आप उसे सार्वनामिक विशेषण बनाएंगे। अब जरा ध्यान देना, तो हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को जान ही लिया है। संबंधवाचक में देखिए, जैसे लिखा जाए मेरा घर, मेरा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा परिवार, हमारा कपड़ा, ऐसे। तो ये जो सर्वनाम है ये संबंध सूचक हैं, और ये सब सर्वनाम है कि नहीं, ये सब के सब सर्वनाम है, वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आए थे ये सब।
आए थे ना, वहाँ संबंधवाचक भी सर्वनाम था, हमने उसकी प्रक्रिया आपको समझाई। आप सर्वनाम का वीडियो देखें जरूर, तो ये आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आए, क्योंकि ये सर्वनाम से जुड़ा हुआ ही महत्वपूर्ण मसला था। आप वहाँ जा करके इस बात को पूरी तरीके से क्लियर करने का प्रयास करें। पहले आप सर्वनाम का वीडियो देखें, उस वीडियो को देखने के बाद आप इस पूरे क्रमबद्ध तरीकों को आप आराम से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। ये काम करें, मैं मान के चलूँ ये बात क्लियर है, क्योंकि ये सब सर्वनाम है और सब किसी ना किसी की विशेषता बता रहे हैं, अतः इन्हें हमने सार्वनामिक विशेषण में रखा है। अब मैं इस बात को आपके आंखों के सामने से ओझल ही कर दूं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये बात अभी एक बार और आपसे करूं कि सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, तो अंतर बस उतना है कि अगर इनके तुरंत बाद संज्ञा बैठी है तो आप इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहिएगा, और इनके तुरंत बाद अगर संज्ञा नहीं है तो आप उन्हें सर्वनाम कहिएगा। और यह ध्यान रखिएगा, अगर ये कर्ता का काम कर रहे हैं यानी कौन का उत्तर के रूप में मिल रहे हैं तो हम लोग उन्हें सर्वनाम बोलने के लिए मजबूर हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग उन्हें सार्वनामिक विशेषण ही बोलेंगे। अब मैं मान के चलूँ आपका कोई भी डाउट अब यहाँ ऐसा नहीं बचा जो फिर आपको समस्या में डाले, है ना। और अगर वो बात आप समझ चुके हैं तो अब मैं बात करूं, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं समस्या होगी तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां पहुंचें, सर्वनाम के वीडियोज पर जाएं और वहां देखें कि हमने आपको अलग अलग सर्वनामों के अंदर अलग अलग नोट बना करके लिखवाया हुआ और बताया हुआ है कि अगर ये ऐसा होगा तो ये विशेषण कहलाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो ये सर्वनाम कहलाएंगे। अगर वो बात वहाँ क्लियर है तो फिर बार बार वो चीज़ बोलने का कोई बहुत मसला नहीं रहा। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ये काम कर सकते हैं और ये बात जान सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ हम सर्वनामिक विशेषण टिक करेंगे और कहाँ नहीं। तो जहाँ कर्ता का काम वो करेगा उसे सर्वनाम बताइएगा, जहाँ नहीं करेगा उसे विशेषण बताइएगा। इतना बात दिमाग में रख लीजिए बस। अब ध्यान दीजिए, अब मैं बात करूँगा आपके उस 5वें विशेषण की जो लिखा है व्यक्तिवाचक विशेषण। एनसीईआरटी ने एक विशेषण को बढ़ाया हुआ है और वो विशेषण कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो हम लोग एनसीईआरटी का ही क्रमबद्ध तरीका समझ रहे हैं और हम आपको कुछ और भी विशेषण बना के दिखाई दे रहे हैं। एग्जामिनर कभी भी उस तह तक भी जाना चाहे तो हम लोग पहले से ही मजबूती के साथ डटे रहेंगे। और ये मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ कि व्यक्तिवाचक विशेषण का जन्म कहाँ से हुआ है और क्यों ये हमारे टॉपिक में अब पूछे जाने लगे। क्लियर है बात। तो अब ध्यान दीजिए, मैं ये बात आपको बता ही दूँ, विशेषण की रचना, ये आप हेडिंग डाल सकते हैं। विशेषण की रचना एक टॉपिक है, विशेषण की रचना, जहाँ से आपका वो 5वां विशेषण उठाया गया है। 5वां विशेषण जहाँ से लाया गया है वो विशेषण की रचना है। और विशेषण की रचना जरा ध्यान दीजिएगा किस किस पर्पज पे होगी। एक तो संज्ञा से होती है, संज्ञा से हो गई, और एक हो जाएगी सर्वनाम से, संज्ञा से हो जाएगी आपका, और फिर सर्वनाम से हो जाएगी, और एक होगी आपकी क्रिया से, और एक होता है आपका अव्यय से। यानी हमारे विशेषण का निर्माण इन 4 महत्वपूर्ण पहलुओं से होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये तीनों ही विकारी हैं, और एक अव्यय जो लिखा है वो अविकारी है, क्योंकि उसमें लिंग, रचना, रूप, इन सब आधार पे कोई परिवर्तन संभव यहाँ नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे अविकारी कहा और इन तीनों को विकारी कहा। इस बात की भी चर्चा हम लोग कर पाए हैं। ध्यान देना, संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुआ, अव्यय हुआ, इन 4 महत्वपूर्ण माध्यमों का सहारा लेकर के विशेषण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, हम 5वां विशेषण ढूंढ रहे हैं आपके साथ, है ना। क्यों आया, उन्हें आने की क्या आवश्यकता पड़ी, उस पर चर्चा चल रही है। तो ध्यान दीजिए, संज्ञा से बनाएंगे विशेषण पहले ही कुछ इस तरीके से। एक तो हम आपके सामने लिख रहे हैं संज्ञा का नाम, कौन सी संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक, और एक कौन सी संज्ञा थी, अब आप उसको आपने दिमाग में रिवर्स वो काम करें, रिकैप लगाएं। जातिवाचक एक संज्ञा है, भाववाचक
और एक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक। और एक संज्ञा कौन सी है? पदार्थवाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, है ना। अब जैसे मैं अगर आपसे कहूं बनारस, व्यक्तिवाचक है कि नहीं है ना। अगर मैं आपसे कहूं भारत, तो भारत कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। बनारस व्यक्तिवाचक है, भारत भी व्यक्तिवाचक है। अगर हम आपसे कहें बंगाल, तो बंगाल भी क्या है? व्यक्तिवाचक है ना। ये बात समझ पा रहे हैं ना आप। अगर हम आपसे कहें कि राजस्थान में कौन सी संज्ञा है, तो आप कहोगे सर इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, तो आप संज्ञा का वीडियो देखें, आप हिंदी का क्रमबद्ध अध्ययन करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप इस वीडियो को ना देखें, आप देखें, लेकिन एक क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल आराम से आती जाएंगी। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो बनारस, भारत, बंगाल, राजस्थान, ये सब व्यक्तिवाचक हैं कि नहीं है? है ना, क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो आप ध्यान दीजिए, मैं इनसे संज्ञा बना रहा हूँ। अभी मैंने इस पर चर्चा नहीं की, केवल चर्चा किस पर हो रही है? व्यक्तिवाचक पर। बनारस से क्या बनेगा? बनारसी। भारत से क्या बनेगा? भारतीय। बंगाल से क्या बनेगा? बंगाली। राजस्थान से क्या बनेगा? राजस्थानी। अब आपको मज़ा आने लगा होगा कि सर मैं तो ये काम बड़े आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्लियर है ना। आप लोग भी बना पाएंगे। अब हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, नेपाल से नेपाली, जापान से जापानी, करने में मज़ा आएगा ही आपको, है ना। तो वो जो व्यक्तिवाचक नाम है, अगर उनके विशेषण बना दिए गए हैं, क्लियर, व्यक्तिवाचक नाम के अगर विशेषण बना दिए जाए, जैसे बीकानेर बीकानेरी, राजस्थान राजस्थानी, मारवाड़ मारवाड़ी, है ना, जैसे महाराष्ट्र का मराठी लिखा जाता है ना, तो अगर हम उसकी विशेषता बना ही रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी, नेपाल का नेपाली, जापान का जापानी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, तो ये सब जो विशेषण तैयार होकर के हमारे सामने आ रहे हैं, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? यही विशेषण, ये सब के सब व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। कोई डाउट? क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। मैं अब ये मान के चलूं कि आप इस बात को समझ पा गए, इसीलिए ये पांचवा विशेषण जिसे NCERT ने मान्यता प्रदान किया हुआ है और कहा है कि आप हमारे लिए उपयोगी हैं और आपके बारे में हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। तो ये पांचवा जो विशेषण है, जिसे हमने विशेषण का पांचवा प्रकार पढ़ा या पांचों प्रकार में हमने शामिल किया, तो वो कुछ इस तरीके से है। उन्हें हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित हैं, अतः हम लोग उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कह देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब देखिएगा, ये जो मैंने कहा कि अब कुछ नया मैं करने वाला हूँ, तो जो नया वाला हिस्सा है यहाँ से आप स्टार बनाइएगा अपनी कॉपी पर। वो आपका, वो मान के चलें, वो अग्रिम तैयारी है। एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम जुड़ रहे हैं आपके साथ, उन पहलुओं को टच करना चाह रहे हैं जो अब एग्जामिनर आपसे अगर पूछेगा तो आप बड़े हिम्मत के साथ, गर्व के साथ बैठेंगे कि व्यक्तिवाचक क्यों पूछ रहे हो, आप जातिवाचक पूछ के दिखाओ, है ना। तो आप जरा ध्यान देना, अगर हम बात करें, लिखें पुराण, किताब, कुल, शहर। अगर हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, पुराण, किताब, कुल, शहर, मानव लिख दें, तो ये सब जातिवाचक हैं कि नहीं, है ना। ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा हैं कि नहीं है, पहले बताओ, है ना। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा की पहचान होती है कि वो एक वचन दिखते हैं लेकिन उनका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो आप देखो, सबका बहुवचन बना सकते हो, है ना, हो जाएगा ना। तो ये सब जातिवाचक हैं और इनसे अगर विशेषण तैयार कर दिया जाए, हो जाएगा। और ये मत सोचना, ये हो सकता है एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि दिया गया जो विशेषण है इसका मूल रूप क्या होगा, इसका संज्ञा रूप क्या होगा। ये बहुत ही जरूरी, इस बात को ध्यान देना,
इसीलिए इस प्रश्न को भी अपने दिमाग में बहुत अच्छी जगह से जगह देने का प्रयास करें। जैसे मान के समझें, अगर हम पुराण से लिखा है पौराणिक, क्या लिखा है पौराणिक, और एग्जामिनर कुछ ऐसे पूछे कि पौराणिक का संज्ञा रूप बताएं, संज्ञा रूप बताएं, तो जब आप इस बात को जाने रहेंगे ना कि पौराणिक किससे उत्पन्न हुआ है या इसका संज्ञा रूप पुराण है, तभी तो बता पाओगे ना। अगर हम कहते हैं कि पौराणिक शब्द में, पौराणिक तो एक विशेषण है, पौराणिक शब्द में कौन सी संज्ञा निहित है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ये 4 प्रश्न है आपके लिए। पौराणिक शब्द में कौन सी संज्ञा निहित है? निहित का मतलब उसमें है, तो पौराणिक शब्द में निहित संज्ञा कौन होगी? जातिवाचक होगी। इस बात को आप समझ पागे कि नहीं समझ पागे? तो ये मत सोचना कि ये प्रश्न बस ऐसे ही मजाक के लिए है, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न आपको कुछ अलग सिखा के जाने वाला है, उस बात को भी आप अपने दिमाग में कंठस्थ करके रखें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। किताब का विशेषण क्या बनेगा? किताबी। कभी कभार ऐसे ही प्रश्न आपसे सामने आ ही जाएगा। और कुल का विशेषण क्या बनेगा? कुलीन, जिसे हम श्रेष्ठ कहते हैं और जिसे हम गलती से ये मान के बैठ जाते हैं कि कुलीन में कु उपसर्ग लगा है। ऐसा नहीं है। कुलीन समूचा एक शब्द है, यह एक विशेषण है और इसमें कुल नाम की संज्ञा है, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा मानेंगे। ये हमने भाववाचक पे टिक किया है और बता हम जातिवाचक रहें, इस बात को आप ध्यान देना। एरो को कुछ इस तरीके से कर लें जिससे आपका वो कन्फ्यूजन दूर रहे। तो जातिवाचक की बात कर रहे हैं, बार बार हमने जातिवाचक ही बोला है, भाववाचक नहीं बोला है, तो आप उस तीर को आप कर लें। शहर, शहर का आप बना ही पाओगे शहरी, और मानव का हो जाएगा भैया मानवीय, है ना। मानवीय गुण लिखा जाता है। शहरी व्यक्ति कह सकते हैं, कुलीन आदमी कह सकते हैं, किताबी ज्ञान कह सकते हैं, पौराणिक कथाएं कह सकते हैं। इसका मतलब ये सब के सब विशेषण है कि नहीं है, है ना। इसका मतलब ये पक्की बात है, ये सारे के सारे लोग विशेषण हैं, क्योंकि हम इनके ठीक बाद संज्ञा को लगा सकते हैं। क्योंकि विशेषण की फर्स्ट पार्ट में यानी सीरीज नंबर 1 में हमने ये बात आपसे बोली हुई है। सीरीज पार्ट 1 में हमने ये कहा है कि विशेषण वह होता है जो संज्ञा का आभारी है, जो संज्ञा के बगैर अधूरा है, वो अकेला, वो कभी पूरा ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो वो ज़रूरत है, इससे सिद्ध होता है कि इसके ठीक बाद हमें विशेषण की ज़रूरत है। और हम ये जान पाए हैं इस टॉपिक से कि कौन सा विशेषण का कौन सा संज्ञा रूप रहा होगा। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जामिनर हमसे पूछ सकते हैं हमारे एग्जामों में, तो हम उन पहलुओं को भी टच कर रहे हैं। अब मान के चलें, अगर ये बात हम जान पाए हैं तो आज से एक नई टॉपिक आप अपने स्टार कॉपी में बनाएं और स्टार बना करके लिखें कि व्यक्तिवाचक विशेषण ही नहीं, हम जातिवाचक विशेषण भी जानते हैं। जातिवाचक विशेषण भी जानते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये नई बात है, वो वादा निभा रहा हूँ मैं, जो आपसे शुरुआत में ही करके आया हूँ अपनी पहली ही कक्षा में, जो हमने आपसे कहा है कि आप विश्वास बनाएंगे हम पर, विश्वास बना के रखेंगे तो सचमुच मैं यूट्यूब इतिहास में बहुत कुछ आपके साथ नया करके दूंगा। आप केवल भरोसे के साथ हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दें। एक बार आपका चैनल कुछ आगे बढ़ जाए तो मैं और भी मेहनत से ये कह सकता हूँ कि मेरे अंदर और भी जो विश्वास के साथ आपके सामने आ पाऊँ, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आपकी वो तमाम अपेक्षाएं मैं पूरी कर सकता हूँ, ये मान के चलूँ। तो अब ध्यान दें, तो ये जातिवाचक की जो वही बात हुई मैंने आपके सामने रख ही दिया। अब बात कर लेते हैं भाववाचक की। तो जातिवाचक के बाद अब करेंगे हम लोग बात भाववाचक की। भाववाचक में ध्यान दीजिएगा, भाववाचक में जैसे अगर हमने लिखा है चोरी क्या है, बताना जरा। बेईमानी क्या है, स्वप्न क्या है, स्वप्न, चोरी, बेईमानी, स्वप्न, और हो जाएगा उपासना, और एक मैं लिख दे रहा हूं पूजा। आप जरा बताना, इसमें से किसी को आपने देखा है क्या? तुम्हारे कुछ विद्यार्थी मजाक के मूड में अगर होंगे तो वो कह रहे होंगे सर पूजा तो मेरे बगल में ही बैठी है। तो मैं उस पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आप ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारे बगल में। मैं ये पूजा एक भाव की बात कर रहा हूँ।
पूजा वह भाव है जो करने से हमारे आत्मीय शांति पहुंचती है। पूजा भगवान की जाती है, वो पूजा एक भाव है। आ रही बात समझ में ना? अब समझना, अगर ये सबके सब भाव हैं, स्वप्न भी तो भाव है, उपासना भी भाव है, पूजा भी भाव है, तो सबके सब भाववाचक संज्ञा है कि नहीं है ना? तो चोरी, बेईमानी, स्वप्न, उपासना, पूजा, ये सब के सब क्या हैं? भाव हैं, अतः सब में भाववाचक संज्ञा है कि नहीं? अब हम ये कह रहे हैं कि आप चोरी से विशेषण क्या बनाएंगे, है ना? चोरी से विशेषण क्या बनाएंगे? तो चोरी का विशेषण होगा चोर। बात समझ पा रहे हो ना? अब एग्जामिनर किसी दिन पूछेगा निम्न में से कौन संज्ञा है, निम्न में से कौन संज्ञा नहीं है। किसी दिन एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा चोरी में कौन सी संज्ञा छुपी हुई है, कौन सी संज्ञा निहित है, तो चोरी में चोर छुपा है, चोरी में चोर छुपा है, और चोर में कौन सी संज्ञा हो जाएगी फिर? आप पलटिए, सॉरी, चोरी में चोर छुपा है, चोर क्या है? विशेषण है, और चोरी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो हम लोगों ने भाववाचक संज्ञाओं को लिख लिया है, क्लियर ना? अब जरा ध्यान देना, बेईमानी से विशेषण बनेगा बेईमान, बेईमानी से बेईमान, स्वप्न से स्वप्निल, स्वप्न से स्वप्निल, उपासना से उपासक, उपासना से उपासक, और पूजा से एक तो पूज्य बनेगा, और एक तो बहुत बार पूछा जाने वाला शुद्ध वर्तनी में ये जो शब्द है स्टार बना के समझ लें, ये पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, आधा जा तो कतई मत लगाइएगा, ये शुद्ध वर्तनी का है और पूछा भी गया एग्जामों में कई बार, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख ही दिया है। तो आप ये समझ पाए होंगे ये सब के सब क्या है? विशेषण है। अब हम पूछेंगे क्वेश्चन, आप समझना जरा कैसे कैसे किन किन प्रारूपों में आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूजनीय में कौन सी संज्ञा निहित है? तो आप सोचिए सर, पूजनीय तो पूजा से आया, और पूजा में भाववाचक संज्ञा, बता दीजिए भाववाचक संज्ञा। पूजनीय कैसा शब्द है? कह दीजिए विशेषण है। उपासक कैसा शब्द है? विशेषण है। उपासक में कौन सी संज्ञा निहित है? तो भाववाचक संज्ञा निहित है, और वो उपासना। स्वप्निल में कौन सी संज्ञा निहित है? स्वप्न, स्वप्न यानी भाववाचक। बेईमान में कौन सी संज्ञा निहित है? तो बेईमानी, बेईमानी यानी भाववाचक। क्लियर है ना? ठीक, तो हम व्यक्तिवाचक विशेषण तो बता ही ले जाएंगे, जातिवाचक विशेषण बता ही ले जाएंगे, और आज से हमें अब आपसे हम लोगों को अभी यह भी शिकायत नहीं रह जाएगी शायद कि हम लोग अब ये भाववाचक विशेषण भी बता ले जाएंगे। अब हम लोग इसे कह देंगे भाववाचक विशेषण। ये जो आपको उदाहरण हमने दिया है नीचे, ये सब भाववाचक विशेषण के उदाहरण हुए कि नहीं हुए? हो गए ना? तो हम लोग वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ये जो संज्ञाएं पढ़ करके आए हैं, हम उनसे विशेषण तैयार कर दे रहे हैं। कभी भी आपका एग्जामिनर अगर पूछे तो आप बता पाइएगा कि सर ये व्यक्तिवाचक का है, ये जातिवाचक का, ये भाववाचक का, ये समूहवाचक। बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये विशेषण के प्रकार नहीं है, परंतु आपका एग्जामिनर स्वतंत्र भूमिका में होता है। वो आपकी तरह किसी भी सिलेबस के साथ बंध करके नहीं बैठा है, वो एक स्वतंत्र भूमिका में आपके प्रहरी की तरह वो बैठ करके तैयार है कि आप कब एग्जाम दे करके अपने आप को हमारे पास प्रेषित करेंगे। तो जब आपकी वहाँ नोटबुक पहुँचती है तो एग्जामिनर वो सोच करके क्वेश्चन बना रहा होता है कि हम इनसे कौन सा प्रश्न पूछें और कैसा पूछ लें कि जिससे इनका ये ना बता पाए। कुछ ऐसा प्रश्न हो, ये बार बार रट करके आए होंगे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, चलो कुछ अलग कर दें, व्यक्तिवाचक विशेषण पूछ लेते हैं, चलो कुछ अलग करके जातिवाचक पूछ लेते हैं, जबकि वो विशेषण के प्रकार नहीं है, लेकिन दायित्व का निर्वहन तो हम इस तरीके से कर ही सकते हैं। अतः जातिवाचक तो हम बता ही सकते हैं, भाववाचक हम बता ही सकते हैं। तो ये भाववाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। अब बताना जरा कोई दिक्कत है? नहीं अगर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अब हम बात करेंगे समूहवाचक का। जो समूहवाचक विशेषण है, समूहवाचक में जैसे अगर हम बात करें तो एक आ जाएगा गांव, एक हो जाएगा परिवार, एक हो जाएगा समाज, एक हो जाएगा सप्ताह। गांव, परिवार, समाज, सप्ताह, ये सब क्लियर है ना? फिर कोई दिक्कत तो यहाँ है नहीं। समुदाय लिख सकते हैं हम लोग, समुदाय भी कर सकते हैं, कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं। ऐसे तमाम आप संज्ञाएं ला सकते हैं जिनसे विशेषण आप तैयार कर सकते हैं। आप जरा ध्यान दें, गांव है, समूहवाचक है कि नहीं है? है ना?
घरों के समूह से गांव बना है, परिवार है लोगों के समूह से परिवार बना है, समाज है यह भी लोगों के समूह से बना है, सप्ताह है 7 दिनों के समूह से बना है, समुदाय तो अपने आप स्पष्ट है कि कई लोगों के समूह से यह भी बना होगा, समुदाय बना होगा, कोई दिक्कत नहीं। सब में समूहवाचक संज्ञा, जी हाँ बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, संज्ञा की लड़ाई लड़ चुके हैं पहले ही, और हम ये मान के चलें कि हम लोग इस पर पूरी तरीके से अपना ज्ञान अर्पित कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि हाँ हम लोग ये जानते हैं। अब जरा ध्यान दें, हम लोग करने क्या वाले हैं, हम इनसे विशेषण बनाने वाले हैं। गांव से क्या बनाओगे बताओ, गांव से क्या बन सकता है, गंवारू, गांव से क्या बन जाएगा, गंवारू। कहते नहीं कि ये बड़ा गंवारू आदमी है, गांव से गंवारू बन जाएगा, परिवार से पारिवारिक बन जाएगा। एक प्रत्यय लगेगा तो इस बात को ध्यान देना, यहाँ पर मात्रा बड़ा रहेगी हमेशा, जैसे व्यवहारिक नहीं होता व्यावहारिक होता है, शुद्ध वर्तनी में इस पर भी चर्चा होगी, बराबर होगी, इस बात को भी ध्यान दें। तो गंवारू पारिवारिक, समाज से क्या बनेगा, सामाजिक, और सप्ताह से क्या बनेगा, देखिए एक लगेगा तो गलती से आप अगर ऐसे करके लिख गए साप्ताहिक तो हो गया गलत, यह है क्या, साप्ताहिक, इस बात को ध्यान दें। और समुदाय से क्या बन जाएगा, सामुदायिक, सामुदायिक केंद्र होते हैं ना, ये चीज। तो आप जरा ध्यान देना, सबसे हमने बना दिया कि नहीं बना दिया, विशेषण बन गया ना। हमारा प्रश्न आपसे है कि सामुदायिक में कौन सी संज्ञा निहित है, तो बता दीजिए सर। सामुदायिक में समुदाय एक संज्ञा है जो समूहवाचक की है, साप्ताहिक में सप्ताह एक संज्ञा है जो समूहवाचक की है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये प्रक्रिया हम लोग लगातार पिछले ऊपर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक में करके आ रहे हैं। तो हम लोग अब अपना समय यहाँ पर लास्ट नहीं करेंगे और सीधा यहाँ लिख देंगे कि जी हाँ हम इस बात को समझ चुके हैं, और ये निम्नवत जो अग्रलिखित ये नीचे जो दर्शाए गए हैं लाइनों में, ये सब के सब कौन से विशेषण कहलाएंगे, समूहवाचक विशेषण कहलाएंगे। कैसे विशेषण हो जाएंगे, समूहवाचक विशेषण कहलाएंगे। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये विशेषण के प्रकार नहीं है। जब एग्जामिनर कुछ इस तरीके से करना चाहेगा तो आप भी उस तह तक उतर जाइएगा, अन्यथा वही जो 4 विशेषण आपके पीछे हैं उनके अनुरूप चलने का ही प्रयास करिएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो आप ये मान के चले, मैं आप इन बातों को बेहतर ढंग से आप समझ पा रहे होंगे, आप अपनी कॉपी पे नोट करने का भी आपको अवसर मिल ही रहा है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और आपके पास तो पूरा दायित्व है, कभी मैं जल्दी से इस चीज़ को अगर मिटाई देता हूँ, हटा देता हूँ, तो आप तो वीडियो को बैक कर सकते हैं, है ना, आप उनको पीछे करके देख सकते हैं। अब मान के चले हम लोग बात करेंगे, एक लास्ट पदार्थवाचक है, और जिसमें हम लोग इस तरीके का कुछ उदाहरण लिख ही लें। जैसे अगर हम करें, थोड़ा सा ऊपर करके लिख दे रहा हूँ मैं इस तरीके से, और आप अपनी कॉपी में सीधा ही लिखिए। तेल लिख दिया हमने, मैल लिख दिया हमने, मैल का मतलब वो मिट्टी वाला जो बात है वो हो गया, है ना। और हमने लिख दिया धन, हमने लिख दिया है नमक, और हमने लिख दिया है जल। बताना ये सब पदार्थ हैं कि नहीं पदार्थ, है ना, बहुत ही आसान है ये बात, ये सब पदार्थ हैं, है कि नहीं, क्योंकि पदार्थवाचक संज्ञा वही होते हैं जो आगणनीय होते हैं। आप बताना इसमें किसको गिन सकते हो, आप तेल को गिन पाओगे कि मैल को, कि धन को, कि नमक को, कि जल को। आप सोच रहे सर मैं तो धन गिन सकता हूँ, धन नहीं गिनते हो भैया, आप पैसा गिनते हो। धन का मतलब क्या, धन का मतलब क्या, माता पिता भी आपके धन है, गिन पाओगे क्या आप, जरा बताना। धन में बहुत कुछ आ सकता है ना, धन का मतलब वो सब कुछ है, और वो जो पैसा है वो अलग बात है। ये धन आप नहीं गिन सकते, ये सब पदार्थवाचक की संज्ञा की श्रेणी में आ जाएंगे। वाकई में धन एक प्रकार का भाव है, लेकिन फिर भी मैं इसे यहाँ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि धन का मतलब मैं उस दौलत, उस खजाने से ले रहा हूँ जो धन, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं बात करूँ तेल से क्या बन जाएगा, तो तेल से बन जाएगा तैलीय। मैल से क्या बनेगा, बना ही गए हो गए आप, ये मैलीय। धन से धनिक या धनीय। नमक से नमकीन, नमकीन। और जल से आप लिख सकते हैं जलीय, और सबके पीछे संज्ञा सेट कर पाओगे, जलीय जीव, नमकीन ये, धनिक वह, मैलीय वह, तैलीय वह, है ना, सबके पीछे संज्ञा लग जाएगी। और अगर ऐसा कर पा रहे हैं हम तो बड़ी आराम से ये बात क्लियर है कि धनिक का धनी भी हो सकता है। धनिक का यहाँ आप यहाँ
धनी भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसा इसके एक और विशेषण बन जाएंगे, है ना। जैसे इसका जलीय का हम लोग जलमय भी कर सकते हैं, एक और विशेषण इसका बना सकते हैं, विशेषण तो और भी बन सकते हैं। तो ये जो विशेषण हैं वाकई में ये किससे आए हुए हैं, तो आपको पता ही चल रहा है कि ये सब संज्ञा हैं, और ये सब संज्ञा किसके हैं, पदार्थवाचक के, है कि नहीं है, सब पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो अब ये मान के चलो कोई इसमें डाउट ही हम लोगों को नहीं है कि ये पदार्थवाचक संज्ञा है, और पदार्थवाचक संज्ञा से हम लोगों ने विशेषण बना दिया है। अतः इन सब विशेषणों को एक और नाम हम दे ही सकते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक जब कर ही चुके हैं तो एक और नाम दे दो, पदार्थवाचक विशेषण। कोई डाउट, पदार्थवाचक विशेषण। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, विशेषण की रचना, है ना, मजेदार टॉपिक। हम लोग कर क्या रहे हैं, विशेषण की रचना, और अब हम लोग ये जान पाए हैं कि विशेषण की रचना संज्ञा से कैसे कैसे की जाती है और संज्ञा से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। हो गई बात में क्लियर। तो संज्ञा से विशेषण हम लोग बना ही ले गए, अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो अब हम लोग ये मान के चलें इतनी जानकारी हमें हो ही गई है, तो अब हम बात करेंगे कि सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाएं। तो आप जरा ध्यान दें, सर्वनाम से विशेषण कैसे बनेगा। सर्वनाम से जो आपका विशेषण बनने वाला है वो इस तरीके से होगा, जैसे जैसा, तैसा, कैसा, ऐसा, वैसा, है ना। ये सब किसके विशेषण हैं, सर्वनाम के हैं, सर्वनाम के ही तो हैं। वहाँ तो आपने पढ़ा है ना, ऐसे वैसे जैसे तैसे, संबंधवाचक सर्वनाम में पढ़ा था ना। तो वो जब विशेषण की भूमिका में आ जाएंगे तो आप उन्हें क्या मानेंगे कि वो किससे बन करके आए हैं, सर्वनाम से बन करके आए हैं, कोई डाउट यहाँ नहीं है, है ना। तो हमने विशेषण की रचना संज्ञा से देख ली, और हम ये जान पाए वाकई में अच्छा विशेषण सर्वनाम से भी बनते हैं, कोई डाउट नहीं यहाँ पर है। और कुछ भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है, आसान बात है, और आसान चीज़ों के साथ हम लोग आसान काम करने वाले हैं, ये कर चुके हैं हम लोग। अब बात समझिएगा, क्रिया से भी, जैसे अगर हमने लिखा है लड़ना, तो लड़ना से विशेषण बन जाएगा लड़ाकू, ठीक है। जैसे आपने कहा पढ़ना, पढ़ना से आप बना सकते हैं पढ़ाकू, हुआ कि नहीं हुआ। और जैसे आप बनना है, बनना से बना सकते हैं बनावटी, बनना से क्या बना सकते हैं, बनावटी, ऐसा कर सकते हैं आप। जैसे आपने कहा दिखाना, और दिखाना से क्या बना सकते हैं आप, दिखावटी, है ना। बात ये क्लियर, आप बताओ कोई दिक्कत यहाँ हो, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, क्योंकि क्रिया से सचमुच ये विशेषण बन के तैयार हो रहे हैं। अतः हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि संज्ञा से विशेषण बनाना जान रहे हैं, सर्वनाम से भी विशेषण बन जाएंगे। और जब हम देखेंगे कि कोई विशेषण क्रिया से बनी है तो आराम से पहचान पाएंगे। वो एग्जामिनर प्रश्न कैसा करेगा, देखना, ऐसे करेगा कि पढ़ाकू, पढ़ाकू में निम्न में से क्या निहित है, पढ़ाकू शब्द में निम्न में से क्या निहित है। वो लिखेगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो पढ़ाकू में क्या निहित है, पढ़ाकू में पढ़ना निहित है। अतः आप उसे क्या बता दोगे कि पढ़ाकू में क्रिया निहित है, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरीके का आप ये काम अपना करते जाएं, जिससे आपको ये समस्या कभी भी ना आए। लड़ना, पढ़ना, दिखाना, ऐसे और भी, है ना, जिससे भी क्रिया से आप विशेषण बनाए होंगे, आप वो मान के चलना उसमें क्रिया निहित होगी। तो एग्जामिनर जैसा प्रश्न आपसे करेगा वैसा बता दीजिएगा। अगर मैं कह दूं कि दिखावटी विशेषण किससे बना है, किससे बना है, तो कह दीजिए सर क्रिया से बना है ना। विकल्प 4 हैं आपके सामने, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, किससे बना है, इससे। अगर मैं कह दूं कि दिखावटी शब्द कैसा है, संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण है, तो क्या टिक कर दो, विशेषण है ना। तब तो ये विशेषण है कि नहीं विशेषण है, क्योंकि ये सब विशेषण की बात हो रही है। जब मैं पूछूंगा विशेषण है तो विशेषण बताइए, जब मैं पूछ रहा हूँ ये किससे बना है तो क्रिया बताइए। क्लियर है ना, ठीक। अब देखिएगा, हमने अभी आपसे बात की थी कि अव्यय किसे कहते हैं, जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, आदि के आधार पर परिवर्तन संभव ना हो, वो कहलाते हैं आविकारी, आविकारी कहलाते हैं। तो अव्यय भी एक प्रकार के क्या होते हैं, आविकारी। जैसे
अगर हम बात करें तो मैं इसका उदाहरण यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इस बात को यहाँ नोट कर सकते हैं। जैसे आप बताना नीचे कैसा शब्द है, अव्यय है ना। अगर मैं आपसे कहूँ भीतर कैसा शब्द है तो आप कहोगे सर अव्यय, क्योंकि इसमें लिंग परिवर्तन नहीं हो पाएगा, ना इसमें वचन का परिवर्तन हो पाएगा, है ना इसमें कोई रूप का परिवर्तन कर पाएंगे हम लोग। तो नीचे, भीतर और इसके बाद क्या लिखा हमने, ऊपर। आप बताओ इसमें कर पाएंगे क्या हम लोग? नहीं कर पाएंगे ना। जैसे अगर हम लिखें पीछे, कर पाओगे क्या? नहीं। अगर हम लिख रहे हैं आगे तो क्या कर पाएंगे हम? मुझे लगता है कि आप समझ गए कि ये जो शब्द हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए कोई भी दिशा कह सकते हैं दाएं, आप कह सकते हैं पूरब। मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ, आप सब समझिएगा। जो पूरब है क्या आप उसमें परिवर्तन कर पाओगे? नहीं ना। क्या आप दाएं में लिंग परिवर्तन कर पाओगे? क्या आप आगे में लिंग परिवर्तन कर पाओगे? नहीं ना, क्योंकि इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता, ना इसमें वचन से कोई प्रभाव पड़ेगा, ना इसमें काल का कोई मतलब है, ना इसमें कारक का कोई मतलब है। अर्थात ये सदैव कभी भी किसी भी जगह प्रयोग किए जाएंगे तो एक ही जैसे रहेंगे। इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया? अव्यय बोल दिया। कोई समस्या? ठीक है, नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन संभव ना हो तो उन्हें अव्यय कहा जाएगा। अगर ये डाउट तनिक भी हो तो आप जाइए, पीछे जाइए और शब्द वाला वीडियो देखिए, शब्द पार्ट 1 देखिए, जिसमें हमने आपको विकारी और अविकारी शब्द बताया हुआ है। वहाँ आप देखेंगे तो ऐसे उदाहरण हमने आपको वहाँ भी लिख करके दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दें, अगर हम इनसे विशेषण बना दें, जैसे नीचे से कह दें निचला, भीतर से कह दें भीतरी, ऊपर से कह दें ऊपरी और पीछे से कह दें पिछला। बना पा रहे हो ना आप? और आगे से बनाओ अगला, आगे से अगला और दाएं से दाहिना, पूरब से पूर्वी। ये सब विशेषण अगर हैं तो कैसे जान पाएंगे? क्योंकि इनके पीछे हम संज्ञा बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। ये अकेले अधूरे हैं। अगला, पिछला, ऐसा करने से क्या अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ निकलेगा क्या? नहीं ना। अगला व्यक्ति, पिछला आदमी। देखो कितना बेहतर हो गया। तो पूर्वी हवा, पश्चिमी हवा या पश्चिमी घर, कुछ भी कर सकते हैं आप। इसके ठीक पीछे संज्ञा बैठा सकते हैं। दाहिना कमरा, भीतरी आदमी, निचला बिंदु, कर सकते हैं ना। तो ये सब क्या हो गए? विशेषण। वही बात फिर, वही काम फिर। अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि निचला शब्द में या निचला शब्द क्या है तो कहिए सर विशेषण है। निचला शब्द का जन्म किससे हुआ है तो कह दीजिए सर इसका जन्म हुआ है अव्यय से। क्लियर है ना। तो हम मान के चलें कि हम लोगों ने विशेषण की रचना जान लिया और हमने उस महत्वपूर्ण जो विशेषण का 5वां प्रकार जिसे एनसीईआरटी ने मान्यता दिया वो कहाँ से शामिल हुआ हमारे सिलेबस में। अब वो व्यक्तिवाचक विशेषण हमसे क्यों पूछा जाने लगा और हम विशेषण के कुल प्रकार 5 क्यों बताने लगे, हम उस डाउट को क्लियर कर चुके हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज की ये जो टॉपिक हमने आपके सामने रखा विशेषण की रचना, ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी और बिल्कुल हमने एक नया तरीका आपको देने का प्रयास किया है। और अगर ऐसा हम कर पाए हैं, एक नवीन तरीका आपके पास पहुंचा पाए हैं, तो आज आप मुस्कुरा करके इतना लाइक कर दीजिए कि हमें भी लगे कि हाँ आज आपने काम किया है। और आज आप अपने इस चैनल को ऊर्जा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। ये हमारा रिक्वेस्ट आपसे बार बार है, क्योंकि आप इस चैनल को जितना ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ही हाथों में है, आप ही ये काम कर सकते हैं। और ये हमारा रिक्वेस्ट है, हम अपना काम भली भांति करने का पूरे मन से प्रयासरत हैं और कर भी रहे हैं और उम्मीद हम आगे और भी अच्छा करेंगे। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में।